हल्की सी बारिश हुई थी। ज़्यादा नहीं, उतनी ही जिसके होने से शहर की छतें हवा में घुलने लगती हैं। बादल उठ जाते हैं, सिर्फ एक भीगा सा उजलापन रह जाता है। वेंसलेस स्क्वायर की दुकानें बंद थीं, सिर्फ खाने की चीज़ों के स्टोर खुले थे। सुबह से ही उनके आगे लंबी क्यू लग जाती थी। बूढ़ी औरतें, बच्चे और विदेशी छात्र, कभी कभार रात की शिफ्ट वाले मजदूर जो थैले में बियर की बोतलें खटखटाते हुए गुजर जाते थे। क्रिसमस सेल की रंग बिरंगी तख्तियां दुकानों की शो विंडोज पर टंगी थीं। जब हवा चलती, वे फड़फड़ाने लगती। समूचे शहर में एक हल्की सी सरसराहट गूंज जाती। एक छोर से दूसरे छोर तक, नदी के परे पुलों के परे एम्बैंकमेंट पर एक आवाज़ दूसरी आवाज़ को पकड़ लेती और फिर भागने लगती, अगले मॉन के चौराहे तक, आग की तरह। ट्राम से उतरकर मैं म्यूजियम की ढलान पर चलने लगा। दोनों तरफ तो पुल और लीपा के पेड़ थे, जिनकी टहनियां दुकानों पर झुकाई थी। वह एक शांत दोपहर थी, ऐसी दोपहर जब रात की बर्फ के बाद एक नीला ठंडा सा आलोक सारे शहर पर घिराता है। शुरू में उसने मुझे देखा नहीं। उसकी पीठ मेरी ओर थी। वहाँ एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई। होटल से सटी एक दुकान के आगे वह दुकान भी नहीं थी। पोलिश कल्चरल सेंटर की इमारत के सामने, जहाँ शो विंडो पर तस्वीरें चिपकी रहा करती थीं, राह चलते लोग एक क्षण तस्वीरों पर नजर डालकर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन छुट्टी के दिन वे काफी देर तक खड़े रहते थे। जब भीड़ का एक रेला बह जाता, उसकी जगह नई भीड़ जमा हो जाती। शो विंडो के बीचों बीच गोमुल्का का एक बड़ा सा चित्र था। इर्द गिर्द पोलिश गुड़ियाएं थीं, रंग बिरंगे लहंगों में ढकी हुई। मैं सोचता हूँ, अगर मैं कोशिश करूँ तो याद कर सकता हूँ सब कुछ। नहीं, सब कुछ नहीं, उसका चेहरा नहीं, क्योंकि वह मैं नहीं देख सकता था। उसकी गर्दन तनिक नीचे की ओर झुक गई थी, जिससे स्कार्फ ऊपर खिंचाया था। उसके दोनों हाथ आगे स्कर्ट की ओर मुड़ गए थे। वह उसे पकड़े थी, हवा से रोकने के लिए। उस स्कर्ट को उसने पहली बार पहना था। पहना कई बार होगा, लेकिन मैंने उसे पहली बार पहने देखा था। गहरे काले रंग की। ब्लाउज अलग नहीं था, स्कर्ट से ही जुड़ा था, लंबी स्लीव वाले पुलोवर की तरह। कुछ कुछ वैसी ही जैसी प्राग के आर्ट स्कूल की छात्राएं उन दिनों पहनती थी। कंधे पर बैग लटका था, जिसमें उसका कोट और पर्स रखा था। मुझे लगा वह कल से अलग है। उस पोशाक में एक ठंडा सा परायापन था, जो टूरिस्टों में होता है। एक क्षण के लिए मुझे असंभव सा लगा कि वह सिर्फ टूरिस्ट हो सकती है, हालांकि इसमें असंभव कुछ भी न था। तब मैं चौंक गया। किसी ने पीछे से मेरे कोट को हल्के से खींचा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मीता मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। माँ उधर है, उसने शो विंडो की ओर इशारा किया। तुम कहाँ थे? मैंने झुककर उसके दोनों कंधे पकड़ लिए। पोर्च में, माँ ने कहा था आप वहाँ आएंगे, उसने अटकते हुए कहा। भूरे रेशमी बालों के नीचे उसकी नीली आंखें मुझे निहार रही थीं। उसने चमड़े की जैकेट पहन रखी थी। ऊपर के कुछ बटन खुल गए थे। एक छोटी सी पीली टाई हवा से उड़कर कंधे पर आ टिकी थी। मैंने उसे जैकेट के बीच दबा लिया। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। भीड़ के लोगों को ढकेलता हुआ वह उस शो विंडो के पास चला आया, जहां वह खड़ी थी। उसने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। मैं उनके पास चला आया। पीछे मुड़कर उसने हम दोनों को देखा। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया था। एक क्षण के लिए मुझे लगा जैसे हमने उसे किसी जगह से अचानक घसीट लिया हो। मीता ने उससे कुछ कहा, जर्मन में। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। पहली बार उसने मुझे देखा। कब आए? मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तुम क्या देख रही थी? हमें चलना चाहिए। उसने मेरा हाथ धीरे से दबाकर कंधे से हटा दिया। मुझे उस क्षण इतना भी साहस नहीं हो सका कि शो विंडो पर वह जगह दोबारा देख सकूं, जहां उसकी आंखें टिकी थी। इतनी देर कैसे हो गई? उसका स्वर पहले से कहीं अधिक कोमल था। मैंने उसकी ओर देखा। मैं सीधा होटल से आ रहा हूँ। जब मैंने फ़ोन किया था, तुम सो रहे थे। नहीं। तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारी आवाज़ से। तुमने एक बार पूछा, कौन रायना? मैंने कहा, मैं रायना हूँ। मैंने 3 बार कहा।
वह झूठ बोल रही थी। मैं हंसने लगा। मैंने सोचा तुम सुबह आओगे, कल रात मुझे देर हो गई। मैंने कहा तुम अपने मित्र से मिले थे? हाँ, तुम्हारे जाने के बाद हम इजेरा में बैठे थे। अगर मुझे मालूम होता तो मैं वहाँ चली आती, उसने कहा। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। लेकिन तुम होटल में चली गई थी? हाँ, फिर मैं वापस आ गई। मैंने सोचा तुम शायद अब भी वहाँ खड़े हो। तुम वहाँ नहीं थे। फिर मैं होटल के कमरे में वापस नहीं गई। जानते हो, मीता सो रहा था और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा मैं कुछ देर के लिए घूम सकती हूँ। एक छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पर झिलमिलाने लगी। तुम अकेली थी? मुझे लगा वह फिर हंसी में झूठ कह रही है, लेकिन उसके चेहरे पर एक सूखी उत्पत्ति सी उत्तेजना सिमट आई थी। हाँ, लेकिन डर की बात नहीं है। रास्ते में सिर्फ इक्के दुक्के शराबी मिल जाते थे। मैं उनसे डरती नहीं। अगर उन्होंने सचमुच शराब पी रखी हो और बहाना ना कर रहे हों, तब वे खतरनाक नहीं होते। मैं उनकी आदी हूँ। तुम कहाँ गई थी? एक पल के लिए वह मुझे देखती रही, जैसे मेरी उत्सुकता नाप रही हो। म्यूजियम तक। सीढ़ियाँ चढ़कर मैं टेरेस पर चली गई। वहां से सारा स्क्वायर दिखाई देता था और रोशनियाँ। तुमने मुझसे उसके बारे में कुछ नहीं कहा। यू सी, आई डिस्कवर्ड इट माई सेल्फ। उसने हंसते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं वहां देर तक खड़ी रही। फिर बर्फ गिरने लगी और मैं नीचे उतर आई। तुमने वह टेलीफोन बूथ देखा है जो म्यूजियम के नीचे है? मैंने सोचा तुम हॉस्टल में होगे। जानते हो मैंने क्या किया? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। तुम अपने गेट कीपर से पूछ लेना। मैं बूथ में चली आई और खड़ी रही। बूथ के शीशे के बाहर बर्फ गिर रही थी। मैं कुछ देर तक उसे देखती रही। मैंने रिसीवर उठाया। एंड आई रैंग यू। यस, यस, आई रैंग यू। सिर्फ यह जानने के लिए कि तुम क्या कर रहे होगे। मैं वहाँ नहीं था, मुझे मालूम है। मैंने पहले तुम्हारा नाम बताया। तुम्हारे कमरे का नंबर मुझे मालूम नहीं था। उसने मुझसे कहा कि वह तुम्हें जानता है, लेकिन तुम अपने कमरे में नहीं हो। फिर मैं बाहर आ गई। मुझे अचानक डर सा लगा। पहली बार। मुझे डर था कि कहीं उन्होंने होटल का गेट बंद ना कर दिया हो। लेकिन जब मैं वहां गई, वह खुला था। बाद में पता चला वह रात भर खुला ही रहता है। तुम्हें दुख है, तुम रात भर नहीं घूम सकी? मैंने कहा नहीं। उसने मुस्कुरा कर मेरी ओर देखा। उसके बाद मैं बहुत थक गई थी। बिस्तर पर लेटती सो गई। लोग हमारी ओर देखने लगे थे। हम भीड़ से बाहर आ गए और ट्राम स्टेशन की ओर चलने लगे। मैंने उसका डफल बैग अपने कंधे पर लटका लिया। उसने उसमें से अपना कोट निकाल कर पहन लिया था। वह कोट भी नहीं था। पीले रंग की एक लंबी ऊनी जैकेट थी जो शुरू गर्मियों में पहनी जाती थी। उसे देखकर लगता था जैसे वे गर्मियों के दिन हो। उसने स्कार्फ उतार दिया था और उसके भूरे बाल कंधों पर घिराए थे। सुनो, वह ठहर गई। मैंने उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें बुरा लगा? किस लिए? मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। वह बीच में रुक गई। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसका हाथ अपने कोट की जेब में डाल दिया। वह आश्वस्त सी हो गई। जब ट्राम आई, मैंने मीता को गोद में लेकर ऊपर चढ़ा दिया। रायना और वह भीतर चले गए। मैं टिकट लेने के लिए कंपार्टमेंट के बाहर खड़ा रहा। बाहर सर्दियों का मलिन आलोक था। स्क्वायर के पर एक छोटा सा चर्च दिखाई दिया। इस तरफ से गुजरते हुए वह हमेशा दिखाई देता था। उसकी बुर्जियां बहुत छोटी थी। सिर्फ ट्राम में खड़े होकर उसकी एक उड़ती हुई झलक मिल जाती थी। टिकट लेकर मैं भीतर चला आया। वे खिड़की के बाहर पुलों को देख रहे थे। ट्राम नदी के साथ साथ एम्बैंकमेंट पर चल रही थी। नदी पर अब भी कहीं कहीं बर्फ जमी थी। उसकी सतह नीले कांच सी धूप में चमक रही थी। मैंने उन्हें वह टापू दिखाया जहां हम कल स्केटिंग के लिए गए थे। वह अब वीरान था। दूर से सिर्फ लाल नीली झंडियां हवा में उड़ती हुई दिखाई दे जाती थी। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने मेरी ओर देखा। तुम सब देख लोगी, मैंने कहा। क्या वह दूर है? कौन सी जगह? सेंट लॉरेंतो। मैं वहां दोबारा जाना चाहती थी। उसका स्वर पहियों की गड़गड़ाहट में डूब सा गया। वह कासल के पास है, हम वहीं जा रहे हैं। वह चुप रही और खिड़की के बाहर देखती रही। मुझे याद आया उसने कल उसके बारे में कहा था। बरसों पहले वह अपने पति के साथ यहाँ आई होगी। तब मैं यहाँ नहीं था।
वह यहाँ दूसरी बार आई है, यह मैं अक्सर भूल जाता हूँ। जब याद आता था तो यह असंभव सा लगता था, बुरा भी लगता था। मैं चाहता था कि उसे हर चीज़ पहली बार दिखाई दे, लेकिन वह सिर्फ उन चीज़ों को ही देखने के लिए आतुर सी दिखाई देती थी जो वह पहले देख चुकी है। यह अक्सर होता है जब तुम कुछ लोगों से मिलते हो, लगता है तुम बहुत बाद में मिले हो। पहली बार का विस्मय तुम्हारे लिए होता है और सुख भी, उनके लिए नहीं होता। उन्हें जब हुआ था तब तुम नहीं थे। क्या सोच रहे हो? उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। कुछ नहीं, मैंने कहा। देखो, हम ऊपर जा रहे हैं। मैंने खिड़की के बाहर लेतना पहाड़ी की ओर इशारा किया। मीता ट्राम की बेंच पर खड़ा हो गया था ताकि उसे बार बार सिर न उठाना पड़े। चढ़ाई पर वीपिंग विलोज की छाया फैली थी। शहर नीचे आ रहा था, नदी भी, प्राग के पुल और स्क्वायर सब। हमें लग रहा था जैसे हम तीनों मेरी गो अराउंड के डिब्बे में बैठे हैं जो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रहा था। मीता हंसता हुआ चीखने लगता था और ट्राम में बैठे लोग कौतूहल से उसकी ओर देखने लगते थे। उसे उनका ख्याल नहीं था। वह बार बार रायना से जर्मन में कुछ पूछता था, किसी महल की टूटे फूटे टेरेस या टावर के बारे में, या रास्ते में दिखने वाले पुराने खंडहरों के बारे में। रायना उसके प्रश्न का अनुवाद अंग्रेजी में कर देती और जब मैं उसे समझाने लगता तब तक वह चीज़ें पीछे छूट जाती और उसका ध्यान दूसरी चीज़ों में भटक जाता। ऐसा भी होता कि जब मैं किसी इमारत या चर्च के बारे में समझा रहा होता, वह मेरी ओर देख लेती, सिर्फ एक छोटे से लम्हे के लिए। न वह कुछ कहती, न यह भ्रम देती कि वह सुन रही है। मैं सिटपिटा सा जाता और मुझे अपने शब्दों पर संदेह सा होने लगता। उसकी आंखें शांत रहती। मैं बोलता रहता, यह जानकर भी कि वह सुन नहीं रही। वह सुन नहीं रही। इससे मुझे तसल्ली मिलती, पूरी नहीं, लेकिन एक तरह से मैं निश्चिंत सा हो जाता। वह अपना हाथ मेरे कंधे से उठाकर नीचे बेंच पर रख देती। वह हिलता रहता, बहुत सफ़ेद और साफ। उसमें वह कुछ नहीं था जिसे हम सेंशुअस कहते हैं। तब यह भी लगता, वह मुझसे बड़ी है। हाथ देखकर दूसरे का बड़प्पन इतनी जल्दी पता चल जाता है। मैंने इससे पहले नहीं सोचा था। मैं निगाहें हटा लेता और बाहर देखने लगता। पहाड़ी के अंतरिम छोर पर आकर ट्राम रुक गई। इसके आगे वह नहीं जाती थी। हम वहीं उतर गए। वहाँ एक छोटा सा स्क्वायर था, पहाड़ी पर खुली हथेली सा। थोड़ी दूर पर मोनेस्ट्री थी और उससे सटा हुआ हॉली ट्रिनिटी। दुकानें थीं कुछ, एक पब और ड्रग स्टोर। लगता था वह कोई उजाड़ कस्बा हो, शहर के ऊपर। मीता को धैर्य नहीं था। ट्राम से उतरते ही उसने हमारा साथ छोड़ दिया और उस पगडंडी पर चलने लगा जो मोनेस्ट्री की तरफ उतरती थी। तुम्हें भूख तो नहीं लगी? उसने पूछा। नहीं। तुम कुछ खाओगी? कहीं बैठ कर, उसने कहा। मैं होटल से कुछ सैंडविच ले आई थी। हम चलने लगे। हवा अस्थिर थी, कभी अचानक उठ जाती थी और हम कांपने लगते थे, फिर वह एकदम मर जाती। सिर्फ ऊपर टेलीग्राफ तारों की साएं साएं सुनाई देती रहती। लगता था जैसे इतनी ऊपर आकर हर आवाज़ तीखी और चमकीली हो गई है, एक चाकू की धार की तरह, हवा को काटती हुई। अपने पैरों की आहट भी पराई सी लगती। लगता हमारे पीछे कोई आ रहा है। पीछे देखते तो कोई भी ना होता, सिर्फ पत्तों के, जो बहुत अरसा पहले झरे थे और अब सड़ने लगे थे। तुम यहाँ अक्सर आते हो? उसने पूछा। जब मैं पहली बार प्राग आया था तब यहाँ आता था। यह शहर से बहुत अलग लगता है। यह काफ़ी अलग है। पहले यहाँ मॉनेस्ट्री के अलावा कुछ भी न था, सिर्फ दूसरे शहरों के यात्री यहाँ आते थे। मैं यहाँ नहीं आई, उसने कहा। हम कासल आकर वापस लौट गए थे। मैंने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा चलने से सुर्ख सा हो आया था। उसने अपने दोनों हाथ जैकेट की जेबों में डाल दिए थे। हम यहाँ बैठ सकते हैं? मीता कहाँ है? वह सामने देखने लगी। मोनेस्ट्री की सीढ़ियों पर टूटी हुई डालें झूल रही थी। मैंने रुमाल से उन्हें बुहार दिया। डफल बैग उतार कर ऊपर वाली सीढ़ी पर रख दिए। सामने पत्थर की बेंच थी, सफ़ेद पाले में भरी घास के बीच। न जाने कि कितनी बार उस पर बर्फ जमी थी, पिघल गई थी और फिर जम गई थी। हम वहीं बैठ गए। हमारे इर्द गिर्द एक बासी ठहरी ठहरी सी गरमाई सिमट आई थी। हवा वहाँ नहीं थी, हम सिर्फ उसका शोर सुन पाते थे। कभी कभी मीता हमें देखने चला आता था। जब वह आश्वस्त हो जाता
कि हम वहीं बैठे हैं तो वह दोबारा मैदान की तरफ चला जाता था। तुम थक गई हो? मैंने पूछा। नहीं। तुम्हारे पास सिगरेट है? मैंने उसे सिगरेट दी और सुलगा दी। वह सीढ़ियों के पीछे दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। वियना में ऐसी जगहें बहुत कम हैं, शहर के इतने पास। उसने कहा, अगर तुम गर्मियों में आती तुम्हें यह जगह और अच्छी लगती। नीचे की पहाड़ी बिल्कुल नीली हो जाती। अगर तुम न होते तो शायद मैं यह सब न देख पाती। उसने धीरे से कहा। उसका स्वर इतना सहज था कि मुझसे कोई विरोध न किया गया। मौसम बहुत अच्छा रहा है, वरना तुम होटल के कमरे में ही बैठी रहती। मैंने कहा, मुझे होटल के कमरे में रहना बुरा नहीं लगता। एक बार मैं एम्स्टर्डम गई थी। वहां मैं दिन भर अपने कमरे में बैठी रहा करती थी। तुम अकेली थी? मैं अकेली ही जाती हूँ। सिर्फ जाग के संग पहली बार प्राग आई थी, लेकिन वह बहुत अरसा पहले की बात है। तुम्हें अकेला नहीं लगता? मेरा मतलब है, इस तरह पराये शहरों में घूमते हुए मुझे कभी कभी कुछ अकेलापन सा लगता है। नहीं, अगर तुम बार बार ट्रेन बदलते रहो तब इतना नहीं लगता। इसलिए मुझे सर्दियों में बाहर जाना अच्छा लगता है। तब टूरिस्ट नहीं होते और मुझे लगता है जैसे मैं अपने शहर में ही घूम रही हूँ। उसने हंसकर मेरी ओर देखा। हम कुछ देर तक चुप बैठे रहे। जब मैं पहली बार यहाँ आया था मुझे यह असंभव लगा था कि मुझे यहाँ 4-5 साल रहना होगा। मैंने कहा, अब तुम्हें कैसा लगता है? उसने पूछा। अब मैं सोचता नहीं, मेरा मतलब है अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम किसी भी समय घर वापस जा सकते हो। मैं घर के बारे में नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ एक उम्र के बाद तुम घर वापस नहीं जा सकते। तुम उसी घर में वापस नहीं जा सकते जैसे जब तुमने उसे छोड़ा था। वह चुप रही। हम दोनों मॉनेस्ट्री की दीवार पर झूलती टहनी को देखते रहे। फिर उसका धीमा सा स्वर सुनाई दिया। कल रात जब तुम चले गए मैं काफ़ी देर तक वियना के बारे में सोचती रही। यह अजीब है, क्योंकि इस बार जब मैं प्राग आई थी मुझे लगा था मैं सब कुछ पीछे छोड़ आई हूँ। तुम्हें हल्का सा नहीं लगा? कैसे हल्का सा? मैंने कौतूहल से उसकी ओर देखा। मेरा मतलब है, जब तुम कहीं बाहर जाते हो मुझे लगता है यह एक शुरुआत है। मैं इसे समझा नहीं सकती। मैं जानता हूँ, मैंने कहा। जैसे हम किसी चीज़ को खाली कर देते हैं, वह रहती है लेकिन वह अब हमसे बाहर है। हम बरी से हो जाते हैं। हमेशा नहीं। उसने सिगरेट बुझाकर बाहर फेंक दी। तुम उसके बारे में नहीं सोचते जो तुम पीछे छोड़ आए हो। तुम उसके बारे में सोचने लगते हो जो तुम्हारे साथ है, लेकिन अपने शहर में तुम उसके बारे में नहीं सोचते। एक क्षण चुप रहकर उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, कल शाम जब हम स्केटिंग रिंग में थे तब मुझे बहुत पहले के दिन याद हो आए थे। लड़ाई के पहले के दिन। उन दिनों स्कीइंग के लिए हम साल्सबुर्ग जाते थे। तब मैं बहुत छोटी थी। तुम अब भी बहुत छोटी लगती हो। मैंने हंसने की कोशिश की। मैंने सोचा था वह उन लड़कियों की तरह विरोध करेगी जो उम्र में बड़ी हो जाती हैं लेकिन बच्चों की तरह विरोध करती हैं, किंतु उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह गंभीर आंखों से मुझे देखती रही। हाँ, मैं सचमुच काफ़ी छोटी हूँ। अगर तुम लड़ाई के साल बीच में से निकाल दो और वे सब साल जो बाद में आए थे, उसने हंसकर कहा, तब तब कुछ भी नहीं रह जाएगा। तुम उन दिनों वियना में थी? शुरू में। बाद में उन्होंने हमें कोलोन भेज दिया। कोलोन में? मैंने उसकी ओर देखा। वह जर्मनी में था। वह हंसने लगी। वह अब भी वहाँ है। हमें वहाँ फैक्ट्री में काम करना पड़ता था। वह एक टेक्सटाइल फैक्ट्री थी, जर्मन सिपाहियों की यूनिफॉर्म बनाने के लिए। मैं जाग से पहली बार वहाँ मिली थी। वह चुप हो गई। बाहर रोशनी सूखने लगी थी। मोनेस्ट्री की टूटी दीवार पर नंगी टहनियों की छाया झुकाई थी। मेन रोड पर कभी कभी ट्राम की घंटियों का स्वर सुनाई दे जाता था। रायना, क्या है? तुम अलग क्यों हो गई? उसने मेरी ओर देखा। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। तुमने कल कहा था कि तुम अलग रहती हो। मैंने यहाँ कहा था? वो हंसने लगी। यह बिल्कुल ही सच नहीं है। हम अक्सर मिलते हैं, शनिवार की शाम को या कभी सड़क पर चलते हुए। एक शहर में रहने का यह फ़ायदा है। तुम अलग रहते हो और प्रतीक्षा करते हो किसी चीज़ की नहीं, क्योंकि तुम किसी भी चीज़ को पूरी तरह खो नहीं सकते। वह फिर शुरू हो सकती है जैसे शुरू में हुई थी। मुझे यह चमत्कार सा लगता है। तुम ऐसा नहीं सोचते? शुरू होने की बात? मैंने पूछा। नहीं,
हाँ, एक तरह से मुझे पक्का नहीं मालूम, जैसे बरसों बाद उस शहर में आना जहाँ तुम पहले आ चुके हो। मैं कल रात जब होटल से बाहर आई तब यही सोच रही थी। एक हल्का सा विषाद उसके स्वर में भर आया था, कुछ ऐसा जो हमसे बाहर है, लेकिन इतना बाहर नहीं कि हमें अकेला छोड़ सके। एक मध्यम सी आवाज़ हुई और हम चुप हो गए। परिंदों का एक झुंड सामने पेड़ की डाल से ऊपर उड़ा था और उसके झटके से बर्फ का एक लोंदा दीवार पर छप से आ गिरा था। मीता भागता हुआ हमारे पास चला आया। क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ नहीं, बर्फ गिरी थी, रायना ने कहा। फिर उसने ऊपर की सीढ़ी से डफल बैग उठाया और उसके भीतर से एक चौड़ा सा डिब्बा निकाल लिया। बैठ जाओ, उसने मीता से कहा और अखबार का कागज बीच की खाली सीढ़ी पर बिछा दिया। मीता मेरे पास बैठ गया था। उसने मुझे और मीता को एक एक सैंडविच दी। कागज पर सलामी के टुकड़े रखे थे। तुम बहुत सी चीजें ले आई, बाहर आकर मुझे बहुत भूख लगती है, उसने कहा। हम चुपचाप खाने लगे। देर बाद मीता ने उससे कुछ जर्मन में पूछा। रायना ने मेरी ओर देखा और हंसने लगी। वह क्या पूछ रहा है? और तुम्हारे बालों के बारे में जानना चाहता है। मेरे बालों के बारे में? मैंने कौतूहल से मीता की ओर देखा। वह गुस्से में रायना की स्कर्ट खींच रहा था। रायना ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। वह जानना चाहता है वे इतने काले क्यों हैं। वे हमेशा से ही ऐसे हैं। मैंने मीता की ओर देखा। उसका चेहरा लाल हो गया था। वे हमेशा से ही ऐसे हैं, रायना ने जर्मन में अनुवाद कर दिया। किंतु मीता ने उसे सुना नहीं। सैंडविच हाथ में लेकर वह तेजी से बाहर चला गया। उसे बुरा लग गया, मैंने तनिक खिसियाए से स्वर में कहा। उसने मेरी ओर देखा जैसे पहली बार देख रही हो। वे सचमुच काले हैं। उसके स्वर में अजीब सा विस्मय था। हवा चल रही थी। बादल सरकते हुए सूरज पर इकट्ठा हो गए थे। सफ़ेद भूसी घास पर हल्की से बल पड़ जाते थे। वह झुक जाती थी और लगता था वह मरी नहीं है। यहाँ कोई रेस्तरा नहीं है? मुझे बेहद प्यास लगी है, उसने कहा। नीचे एक छोटा सा पब है, हम वहीं जा रहे हैं, मैंने कहा। हम मॉनेस्ट्री के पीछे वाले मैदान पर चल रहे थे। शाम हो चली थी। दूर लेतना की पहाड़ी पर बर्फ का रंग बैगनी सा हो आया था। मीता ने हमें बाहर आते देख लिया था। उसने मैदान के छोर पर ढलान के पास ढेर से पत्थर जमा कर लिए। वह अपने जूतों से पत्थरों को नीचे लुढ़का देता था। एक मध्यम सी गड़गड़ाहट होती थी, जैसे नीचे पेड़ों के झुरमुट में कुछ बह रहा हो। फिर सब शांत हो जाता था। मुझे एक दबी सी उत्सुकता हुई। मैं चाहता था वह घटना अचानक हो। मैं उसके बारे में उसे पहले नहीं बताना चाहता था। जरा आगे आओ, मैंने कहा। वहाँ क्या है? उसने मेरी ओर देखा। कुछ नहीं, तुम कुछ देखोगी? वह मैदान के छोर तक चली आई। हवा का एक रेला आया और हमारी आंखें अनायास मुंद गईं। उसने कस कर मेरा कंधा पकड़ लिया। कुछ देर तक हम कुछ नहीं देख सके। एक सफ़ेद सा पर्दा आर पार डोल जाता था। लगता था जैसे बहुत सी सीटियां एक साथ चारों ओर गूंज रही हैं। एक क्षण के लिए ही हवा ठहर गई। आंखें खुली। हम शहर के सबसे ऊपरी बिंदु पर खड़े थे। नीचे हमारे पैरों के नीचे पराग फैला था। मुझे एक दबी सी सिसकी सुनाई दी, हवा में खिंचती हुई, जैसे कोई बच्चा अचानक डर जाता है और तसल्ली होने पर रुकी हुई सांस छोड़ देता है। वह अपलक नीचे देख रही थी। नीचे समूचा शहर था, दिसंबर के नीरव आलोक में सिमटा हुआ। धूप में चमकती हुई ऊंची नीची छतें, पुल, गिरजों की सुई नुमा मीनारें और एक स्तब्ध सा कोलाहल जो एक ऊंचाई पर पहुंचकर तटस्थ सा हो जाता है। हम चुप खड़े रहे। लगा जैसे एक शब्द भी उस मायावी जादू को तोड़ देगा जो हवा, धूप और गिरजों की मीनारों ने अपने आस पास बुन लिया है। एक निर्वाक सा सम्मोहन। वह लॉरेंतो चर्च है, कुछ देर बाद मैंने कहा। कहाँ? तुम कासल देख सकती हो? मैंने उस लंबी सफ़ेद इमारत की ओर संकेत किया जिसकी खिड़कियों पर शाम की धूप गिर रही थी। उससे ज़रा ऊपर वह मेरी उंगली की ओर देख रही थी। उसके परे पेड़ों का काला झुरमुट था। बीच में लॉरेंतो का गोथिक टॉवर सिर उठाए खड़ा था। तुम पहचान सकती हो? वह चुपचाप देखती रही। मुझे हल्का सा भ्रम हुआ कि वह कुछ भी देख नहीं रही। इतनी दूर से मैंने नहीं देखा था, उसने कहा। वह ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से दूर लगता है, मैंने कहा। हमें चीख कर बोलना पड़ता था। हवा शब्दों को बहा ले जाती थी।
उसका स्कार्फ बार बार फड़फड़ाने लगता था। मेरा सिर चकरा रहा था। उसने मेरी ओर देखा। नीचे न देखो, मैंने कहा। हाथ पकड़कर मैंने उसे ढलान से पीछे की तरफ कर दिया। सुनो, वह जगह कहाँ है जहाँ हम कल गए थे? उसने धीरे से कहा। ठंड से उसके होंठ अधखुले से रह गए थे। वह पुल के नीचे है, यहाँ से दिखाई नहीं देती। मैंने उस ओर इशारा किया जहाँ कांदे का टापू था। स्केटिंग रिंग कहीं भी दिखाई नहीं देता था। अब वहाँ सिर्फ बर्फ की सफ़ेदी थी, जैसे शहर के बीच एक छोटा सा बादल लेटा हो। उसके इर्द गिर्द एक छोटी सी धुंध घिराई थी। तुम कुछ सुन सकती हो? मैंने उसकी ओर देखा। वह कुछ देर तक नीचे फैले शहर को देखती रही। चारों ओर एक बोझिल सा सन्नाटा सा घिर था। नहीं, कुछ भी नहीं। जरा ध्यान से सुनो, मैंने कहा। वह बहुत पास है। उसका सिर नीचे झुकाया, जैसे सुनने की बजाय वह किसी चीज़ को देखने की कोशिश कर रही है। हवा तो नहीं है? उसने पूछा। क्या नदी की आवाज़ है? मैंने कहा। वह हवा से बिल्कुल अलग है। हम कुछ देर तक उसे चुपचाप सुनते रहे। इतनी ऊंचाई से उसका स्वर एक धीमी सी थपथपाहट सा लगता था। कभी वह एकदम बुझ जाता था, तब हवा बीच में आ जाती थी। उनके और उस स्वर के बीच एक सफ़ेद सा सूनापन। फिर वह उठता था, अपने आप, एक कमज़ोर आग्रह की तरह, जैसे वह अपने को हवा से मुक्त करने के लिए छटपटा रहा हो। तुम्हें कैसे मालूम? वह वही है। उसने मेरी ओर देखा। तुम हमेशा पहचान सकते हो, मैंने कहा। क्रेजी, उसने हंसते हुए कहा। तुम हमेशा नदी की आवाज़ पहचान सकती हो, मैंने आग्रह किया। मैं पहचान नहीं सकती, उसने कहा। अगर तुम सुनो तब पहचान लोगी। इट इज़ समथिंग डार्क एंड डीप। डार्क एंड डीप, उसने मेरी आवाज़ की नकल करते हुए कहा। लेकिन अब वह हंस नहीं रही थी। मुझे तब बहुत सूखा सा लगा, हल्का सा भी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका सिर ऊपर उठाया था। क्या बात है? मैंने उसकी ओर देखा। हवा से उसकी पलकें आंखों के ऊपर फड़फड़ा रही थी। हमें चलना चाहिए। उसका स्वर बहुत धीमा था। मुझे तो पहली बार उसका चेहरा इतना पास लगा। सर्दी की सूखी धूप में सुर्ख, बड़ा सा और बदला सा। तुम थक गई हो? मैंने पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ, उसने कहा। हवा से उसका स्कार्फ बार बार फड़फड़ा जाता था। उसके बाहर कुछ भूरी लटें माथे पर छितर आई थी, धूप में चमकती हुई। पास आ जाओ, वरना तुम हवा में उड़ जाओगी, मैंने हंसते हुए कहा। वह बिल्कुल मुझसे सट गई। मुझे लगा वह ठिठुर रही है। मैंने अपना मफलर उतार कर उसे गले में लपेट दिया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह उठाया। उसे मालूम नहीं था मेरा चेहरा उसके सिर पर है। तब अचानक मेरे होंठ उसके मुंह पर घिसटते गए। फिर वे ठहर गए, कनपटियों के नीचे कुछ भूरे बालों पर। सुनो, उसने कहा, किंतु इस बार मैंने कुछ नहीं सुना। मेरे होंठ इस बार उसके मुंह पर आए, आधे वाक्य पर जम गए। उसका उठा मुंह निर्वाक सा उठा रहा। कुछ देर तक मैं सांस नहीं ले सका। बहुत हवा थी, लेकिन हम उसके नीचे थे। हम बार बार सांस लेने के लिए ऊपर आते थे, हाँफते हुए एक दूसरे की ओर देखते थे। दिखता कुछ भी न था। अधखुले होंठ, ओवरकोट के कॉलर का एक हिस्सा, हम दोनों पर फड़फड़ाता हुआ बेचैन सा स्कार्फ। उसकी देह धीरे से हिली, फिर ठहर गई। मीता आता होगा, उसने कहा। उसने अपने चेहरे को बहुत धीमे से मेरे मुंह से अलग कर दिया। मुझे लगा मैं वापस लौट आया हूँ, लेकिन उसी जगह नहीं जो चंद लम्हे पहले छूट गई थी। मुझे वह भयावह सी लगी, वह अपहचान जो हम दोनों के बीच चुपचाप चली आई थी। रायना, मैंने अपने हाथ उसके चेहरे पर रख दिए, उसके होंठों पर, उसके गालों पर, जैसे महज उसे छूने भर से मैं उस पुरानी पहचान को वापस खींच लाऊंगा। उसने आंखें खोल दी। हमें चलना चाहिए, उसने कहा। मैं उस समय उसकी ओर नहीं देख सका। मुझे उसका सहज स्वर अत्यंत कोरा सा जान पड़ा। उसके स्वर में यदि जरा सा भी आरोप, मेरे प्रति थोड़ी सी भी अवहेलना होती, तब मैं सह लेता। किंतु वह खाली था। सिर्फ एक हल्की सी हैरानी उसकी आंखों में सिमट आई थी। यह बाद में जाना, उस दोपहर नहीं। उस दोपहर इतनी ऊंचाई पर मैंने प्राग को उसके साथ देखा था।
उसके गले में मेरा मफलर लिपटा था जिसे वह भूल सी गई थी। नीचे शहर के मकानों की सुनी साए साए हमें सुनाई दी जाती थी और उनके ऊपर धुल रहा था दिसंबर का मलिन अवसन्नालोक। हम नीचे उतरने लगे। कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। स्क्वायर में, वहाँ मीता होगा, मैंने कहा। सुनो, तुम्हारा पब कहाँ है? मेरा गला सूख रहा है। हम वहीं जाएंगे, वह दूर नहीं है। उसने मेरी ओर देखा और सहसा ठिठक गई। तुम सुनते नहीं? उसने उत्सुकता से मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या है रायना? सुनो, अब मैं पहचान सकती हूँ। उसकी आंखें चमक रही थी। रायना? मैंने तनिक आतंकित होकर उसकी ओर देखा। हवा की सूनी सनसनाहट के बाहर कुछ भी न था। वह वहाँ है। एक शरारत भरी हंसी उसकी आंखों से बाहर झांक रही थी। कौन? मैंने पूछा। डार्क एंड डीप। एक चमकीली सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई थी और तब अचानक मुझे उसकी आंखों में वही पहचान दिखाई दी जिसे कुछ क्षण पहले मैंने खो दिया था। उस तरह नहीं जिसे पहली बार देखा था, बल्कि एक निशान की तरह जिसे हम सतह पर छोड़ जाते हैं और कुछ दूर ऊपर जाकर दोबारा देखते हैं। मैंने आंखें मोड़ ली। एक असीम सा उल्लास मुझे मतने लगा था। हम चुपचाप नीचे उतर रहे थे, लेकिन मुझे उस क्षण लगा था जैसे एक बार किसी ऊंचाई पर पहुंचकर दोबारा उतरना कभी संभव नहीं होता। रायना, मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। बोलो नहीं। उसने हाथ छुड़ा लिया। मैं मर रही हूँ। मैंने तनिक संयंत्र भाव से उसकी ओर देखा। प्यास, उसने कहा। ईश्वर के लिए तुम्हारा वह पब किधर है? तुमने मुझे डरा दिया, मैंने कहा। हम वहीं जा रहे हैं, वह ज़्यादा दूर नहीं है। मीता उस जगह खड़ा था जहाँ कुछ देर पहले हम उसे छोड़ गए थे। वो अपने पाँव से एक पत्थर को नीचे पहाड़ी की ढलान पर ढुटका देता था। एक बोझिल सी गड़गड़ाहट होती थी जिसे वह तन्मय होकर सुनता रहता जब तक वह सुनाई देती रहती। तब उसने हमें देखा तो हड़बड़ाहट में उसने ही ठोकर से समूचे ढेर को नीचे ढुलका दिया। उसके पीछे मॉनेस्ट्री की टूटी दीवार पर शाम का आलोक सिमट आया था। धूप सिमट चली थी, लेकिन जैसा अक्सर सर्दी के चमकीले दिनों में होता है, उसके मिटने पर पीलापन शहर के ऊपर देर तक रेंगता रहता था। लेकिन उस दिन वह ज़्यादा देर नहीं टिक सका। हवा ने बादलों को सारे शहर पर ढकेल दिया था। सांवली सी छाह में लिटिल क्वार्टर की ऊंची नीची छतें सिकुड़ाई थी। सर्दी अचानक बढ़ गई थी। डफल बैग से दस्ताने और कंटोप निकाल कर रायना ने मीता को पहना दिए। उसके होंठ इतनी ऊंचाई पर नीले पड़ गए थे। हवा दोबारा उठी थी, इस बार बिल्कुल ठंडी और करकराती सी। मीता बीच में था और हम दोनों ने उसका हाथ पकड़ लिया था। हम पब में अधिक देर नहीं बैठे। वह पब नहीं थी। मॉनेस्ट्री से ज़रा नीचे उतरकर मुद्दत पहले किसी ने वहाँ सराय बनाई थी जिसे चेक लोग हॉस्टिनेस कहते हैं। वहाँ तिल रखने को भी जगह नहीं थी। हमने अपने कोट भी नहीं उतारे। कुर्सियों और लोगों के बीच रास्ता बनाते हुए हम काउंटर के सामने आ खड़े हुए। हमने मीता को ग्रॉक का एक गिलास ज़बरदस्ती पिला दिया। उसे सर्दी लग रही थी। वहाँ हमें अभी काफ़ी नीचे उतरना था। मैंने वोडका पी। रायना ने सिर्फ बियर का एक छोटा सा गिलास लिया। वह उसे एक सांस में ही पी गई। उसे सचमुच ही प्यास लग रही थी। जब उसने दूसरा गिलास पीने की इच्छा प्रकट की तब मुझे इसका एहसास हुआ, किंतु वह दूसरा गिलास पूरा नहीं पी सकी। बची हुई बियर मैंने ख़त्म की। हालांकि वह बराबर मना करती रही। मुझे बियर फेंकनी हमेशा करती है, चाहे वह कितनी ही कम क्यों ना हो। क्या इतने लोग रोज आते हैं? बाहर आकर रायना ने पूछा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थीं। आजकल छुट्टियां हैं, मैंने कहा। इन दिनों कोई भी पब खाली नहीं रहता। बाहर की हवा हमें इस बार बहुत अच्छी लगी। हमें लग रहा था जैसे हम किसी भट्ठी से बाहर निकल आए हों। पास ही लेतना पहाड़ी के झुरमुटों से पेड़ों की गंध हवा में ठहर गई थी। सड़क के आर पार एक फीका म्लान सा आलोक फैल गया था। हमारे यहाँ हेस्तिनेस नहीं होते, लेकिन इन दिनों शराब घर भरे रहते हैं, उसने कहा। वोदका पीकर मुझे अपनी देह हल्की सी लग रही थी। मुझे एक क्षण के लिए यह अजीब सा लग गया कि रायना का शहर प्राग नहीं है। जानते हो, इन दिनों वहाँ कुछ शराब घरों के आगे पेड़ों की टहनियाँ लगी रहती हैं। तुम्हारा मतलब क्रिसमस के पेड़ों से है? मैंने उसकी ओर देखा।
वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम पागल हो? उसने मेरे बाल झंझोड़ दिए। क्रिसमस के पेड़ कोई दीवार पर लगते हैं? ये पेड़ सिर्फ निशानी है। जिन शराब घरों के आगे वे लगाए जाते हैं, वहाँ सीजन की नई शराब पिलाई जाती है। हम अक्सर इन दिनों एक शराब घर से दूसरे शराब घर का चक्कर लगाया करते थे। मैं सुनता रहा। बियर का 1.5 गिलास पीने के बाद रायना इतने खुले सहज भाव से बोलने लगती कि मैंने नहीं सोचा था। उसके चेहरे पर एक हौसला सा आ गया था। दोपहर का बंधा बंधा सा सूनापन अब वहाँ नहीं था। आज मैंने पूरे दिन यही सोचा। उसने हंसते हुए कहा, ऐसा बहुत कम होता है। किस बारे में? वियना के। उसने कहा, यह बहुत अजीब है, मेरे संग ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सुनो, कभी कभी तुम्हारे साथ चलते हुए मुझे ऐसा लगता है यह मैं नहीं हूँ। जैसे लड़ाई कभी नहीं हुई, जैसे ठिठक गई मैं। फिर अपनी आंखें मुझ पर उठा दी, जैसे मेरे पीछे वियना नहीं है। उसके स्वर ने मुझे चौंका दिया था। मैंने उसकी ओर देखा। शाम की बुझती रोशनी में उसका चेहरा बहुत उज्जवल सा हो आया था। आंखों में एक दूरी थी जो अपनी होती है, जिसमें किसी दूसरे का साझा नहीं होता। पीली जैकेट के ऊपर उसकी गर्दन इतनी पतली और सहमी सी लगती थी, मानो जरा सा झटका लगते ही समूचे धड़ से अलग हो जाएगी। पहली बार मुझे लगा जैसे उम्र को छोड़कर उसकी हर चीज़ बहुत कम है, छोटी सी लेकिन कम, जैसे उम्र उन्हें बिना छुए बढ़ गई है। पब से बाईं ओर नीचे उतरती ही हमें सेंट लॉरेंतो का टॉवर दिखाई दिया। ऊंची बुर्जी पर घड़ी की डायल शाम की छाह में छिप गई थी, लेकिन टावर की चोटी अब भी धूप में चमक रही थी। वह फाटक के आगे ठिठक गई। मैं जानता था और उसे देखते ही पहचान जाएगी, इसीलिए मैंने उसे पहले नहीं बताया था। मैंने सोचा था अचानक उसे दोबारा देखकर वह आश्चर्य में पड़ जाएगी। मुझे याद था, वह एक बार पहले यहाँ आ चुकी है। स्केटिंग रिंग के सामने उसने मुझे बताया था, और तब पहली बार मैंने जाक का नाम सुना था। बहुत साल पहले वे यहाँ आए होंगे। वे लड़ाई के खत्म होने के बाद के वर्ष रहे होंगे। मैंने सोचा। वह कुछ देर अनिश्चित सी फाटक के सामने खड़ी रही। तुम भीतर जाना चाहोगी? मैंने पूछा। और तुम? उसने मेरी ओर देखा। मैं यहीं खड़ा रहूंगा, मैंने कहा। मैं जान गया था कि वह अकेली रहना चाहती है। हम अभी लौट आएंगे, उसने कहा। उसकी आंखों में एक हल्की सी कृतज्ञता छलक आई थी। किसके लिए? मैं कुछ भी निर्णय नहीं कर सका। फाटक खुला। ममिता का हाथ पकड़कर भीतर चली गई। शाम के पीले धुंधलके में दोनों की छाया चर्च के फसाद पर लंबी होती गई थी। मैंने सिगरेट सुलगा ली। फिर मुझे कुछ अकेला सा लगा। नीचे कासल के गेट पर 2 बड़ी बत्तियां जलने लगी थी। उसके पीछे सेंट वाइटस चर्च की लंबी बुर्जियां धुंध में निस्तब्ध आकाश में अधर दिखाई दे जाती थी। चांद निकल आया था, लेकिन यहाँ से वह बहुत नीचे दिखाई देता था। जब कभी पब का दरवाज़ा खुलता, कुछ अनर्गल सी आवाज़ें सुनाई दे जाती थी। पीने वालों की अजीब सी चीखें, जो डूबते आलोक में मुझे हमेशा भयावह लगती थी। दरवाज़ा बंद होने पर वे कट जाती, लेकिन उनकी जगह वह भय रेंग जाता था। मुझे लगा वह सिर्फ खुशी है जो अक्सर भयभीत कर देती है, अगर तुम उस पर उंगली न रख सको। रायना, मैंने धीरे से फुसफुसा कर कहा, अपने से ही, मानो सिर्फ नाम लेने से ही मैं अंधेरे में उस पर उंगली रख सकूंगा, जो बहुत बाहर है और बहुत भीतर भी। मुझे हल्की सी सांत्वना हुई कि मेरी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता। भय और खुशी के बीच तुम ज़्यादा देर नहीं रह सकते। सिर चकराने लगता है, जैसे तुम हवा में टंगी रस्सी पर चल रहे हो, या शायद भ्रम है कुछ भी नहीं। मैंने सोचा, विदेश में यदि तुम लंबा अरसा रहो तो अक्सर ऐसा हो जाता है। तुम सड़क के कोने में खड़े रहो, या ट्राम की प्रतीक्षा कर रहे हो, या सिर्फ सड़क पार कर रहे हो, तब अचानक बिना किसी चेतावनी के एक कोई बहुत पुरानी खुशी लौट आती है, जिसके बारे में तुमने बरसों नहीं सोचा था। उस शाम सेंट लॉरेंतो के सामने प्रतीक्षा करते हुए मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ था। उसे अनुभव भी कहना गलत है। वह कुछ ऐसा था जिसमें सिर्फ विस्मय होता है। तुम बहुत से दरवाज़ों को खटखटाते हो, खोलते हो, और उनके परे कुछ नहीं होता जिंदगी भर। फिर अकस्मात कोई तुम्हारा हाथ खींच लेता है उस दरवाजे के भीतर जिसे तुमने नहीं खटखटाया था। वह तुम्हें पकड़ लेता है
और तुम उसे छोड़ नहीं सकते। एक हल्की सी झुरझुरी मेरी पीठ पर रेंगने लगी। सर्दी से बचने के लिए मैंने अपने हाथ डफल कोट की जेब में डाल दिए। अचानक मुझे लगा जैसे रुमाल के संग जेब में कोई दूसरी चीज़ है, सख्त सी, जिसे पहले नहीं देखा था। बाहर निकाल कर देखा तो पता चला वह रायना का दस्ताना था। वह शायद कल से मेरी जेब में पड़ा था। जब हम स्केटिंग रिंग से लौट रहे थे, वह उसके बारे में भूल गई थी। दूसरा दस्ताना बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिला। कुछ देर बाद मुझे उसके कदमों की आहट सुनाई दी थी, किंतु फाटक खुलने की धीमी सी चरमराहट के बाद सब कुछ शांत हो गया। मुझे लगा जैसे वो कहीं बीच रास्ते में रुक गए हैं। चांदनी फैलने से पहले जो पीले धुएं सा अंधेरा घिर आता है, उसमें उनकी धूमिल छायाएं स्तब्ध सी ठिठक गई थी। तब उस क्षण मैंने वह आवाज़ सुनी थी। वह धीरे से ऊपर उठी थी, फिर मानो सहसा अंधेरे में ही भींच कर टूट गई थी। रायना, मैंने धीरे से उसका कंधा झंझोड़ा। वह अपलक मेरी ओर देख रही थी, जैसे मुझे पहचान न पाई हो। मीता कहाँ है? मैंने पूछा। उसने चुपचाप नीचे सड़क की ओर इशारा किया। सिसकने का स्वर अंधेरे में अजीब सा भयावह लगता है। अगर तुम सिर्फ आवाज़ सुनो और चेहरा न देख सको। उसके पास आकर मैं ठहर गया। उसकी छोटी सी देह रह रह कर हिल उठती थी। सिर पर कंटो बालों के पीछे खिसक आया था। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। एक क्षण के लिए उसने अपना सिर ऊपर उठाया। किसी बच्चे के चेहरे पर इतना करुण विषाद हो सकता है, मैंने पहले कभी नहीं देखा था। गालों पर आंसुओं की लकीर खींच गई थी और होंठ खुले रह गए थे। उसने हाथ छुड़ाकर अपना चेहरा बांह के नीचे छुपा लिया। वह रो रहा है। मैंने रायना की ओर देखा। मुझे अपने शब्द निरर्थक से लगे। वह चुपचाप अंधेरे में खड़ी रही। रायना, क्या बात? कुछ नहीं। उसने मेरी ओर देखा। तुमने उसे बताया था क्या कि तुम पहले यहाँ आ चुकी हो? वह जानता है। उसका स्वर बहुत धीमा सा हो आया। मुझसे कुछ और नहीं पूछा गया। पहली बार उस शाम मुझे आभास हुआ मानो हम तीनों के अलावा कोई और व्यक्ति है जो हमेशा हमारे बीच में है। उसे हम देख नहीं सकते, किंतु वह हमसे अलग नहीं हो सकता। वह नहीं है, इसलिए वह शायद हम सबसे अधिक है। हम उस क्षण निस्तब्ध से लॉरेंतो की छाया में खड़े रहे। कासल के ऊपर चांद निकल आया था, धुंध में लिपटा हुआ। मीता सी की सिसकियां बहुत पहले शांत हो चुकी थी। कभी कभी एक बोझिल सी सांस कुएं की रस्सी की तरह नीचे जाती थी और आंसुओं को खींचे बिना सूखी की सूखी ऊपर लौट आती थी। तब सहसा वह दबाव टूट गया। पहले धीमे ही चकते हुए, फिर अनवरत एक एक करके लॉरेंतो चर्च की घंटियां बजने लगी, लय ही लय में गुत्थी हुई, जैसे कोई अंधेरी पगडंडी पर चढ़ रहा हो। आकाशोन्मुख मीता की आंखों में एक उजली सी मुस्कान उतर आई। गोद में उठाकर मैंने उसे टावर के बीच का वह सुराख दिखाया जहां रस्सी के दोनों ओर वह घंटी एक पहिए की तरह घूम रही थी। हवा में उसके आंसू सूख चले थे, हालांकि आंखें अब भी गीली थीं। लॉरेंतो और कौसल के बीच चांद सिमट आया था। हम दोबारा मॉनेस्ट्री वाली सड़क पर चलने लगे। रायना चुप थी। सड़क पर मुड़ने से पहले उसने लॉरेंतो पर एक आखिरी सी निगाह डाली। मैं ठहर गया। इतनी दूर से चर्च का फसाद नीले अंधेरे में छिप गया था, लेकिन उसकी गोथिक बुर्जियां सफ़ेद धुंध पर टंगी रह गई थीं, किसी परिंदे के सफ़ेद पंखों की तरह जो बीच हवा में उड़ता हुआ क्षण भर के लिए ठिठक गया हो। हमें चलना चाहिए, मैंने कहा। क्या? उसने चौंक कर मेरी ओर देखा। हमें चलना चाहिए, मैंने कहा। मीता उसकी स्कर्ट से सटा खड़ा था। चर्च की घंटियां भी बज रही थीं, किंतु उनका स्वर अब इतना आग्रहपूर्ण नहीं था। सिर्फ एक थकी सी लय अपने को बार बार दोहरा देती थी। बाद में आने वाले दिनों में मैं बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचता रहा हूँ, लेकिन उस छोटी सी घड़ी के बारे में सबसे अधिक, जो हमने नीचे उतरने में गुजार दी थी, वह सच थी जो अब स्वप्न सी लगती थी। सूरज डूबने लगा था। पेट्रिशियन की चोटी गुलाबी सी हो आई थी। तब सचमुच एक पल के लिए भ्रम हुआ जैसे यह गर्मी की शाम है। मेन रोड छोड़कर हम पहाड़ी की पगडंडी से नीचे उतरते थे। वह सीधे लिटिल क्वार्टर के स्क्वायर पर उतरती थी। हम बातें करने लगे थे। जो दबाव लॉरेंतो के सामने उठा था वह बह गया था।
मीता हमें छोड़कर आगे आगे चल रहा था। कभी कभी वह किसी बेंच पर खड़ा होकर नंगे पेड़ों की शाखें हिला देता था। बर्फ के लोंदे सफेद गिलहरियों से पगडंडी पर गिर पड़ते। हमें इस तरह अचानक चौंका कर वह फिर आगे भग जाता। रास्ता खोजना मुश्किल नहीं था। बादल छितरा गए थे और मोनेस्ट्री से लेकर स्क्वायर तक सारी पहाड़ी पर चांदनी पीली रेत सी बिछ गई थी। सब कुछ साफ दिखाई देता था। हंगर वॉल पर झुके पेड़, झाड़ियाँ, दूर टेलीविज़न की लाल बत्तियों वाला टावर। धुंध चारों तरफ थी, लेकिन चांदनी में घुलकर वह गीले पेंट के धब्बों से बिखर गई थी। तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही? मैंने पूछा। नहीं, यहाँ कम है, ऊपर बहुत थी, उसने कहा। तुम डफल बैग मुझे दे दो, मैंने कहा। यह बहुत हल्का है, उसने हंसकर मेरी ओर देखा। मैं तुम्हारा मफलर पहने हूँ, वह कहीं ज़्यादा भारी है। तुम अपने दस्ताने भूल गई, मैंने कहा। उसने विस्मय से मेरी ओर देखा। तुम्हारे पास है? सिर्फ एक बचा है, मैंने कहा। दूसरा मेरे पास है। उसने हंसकर मेरे कोट की जेब में हाथ डाल दिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। मैंने उन्हें अपने हाथ से ढक लिया। सन्नाटे में हमें अपनी आवाज़ फुसफुसाहट सी जान पड़ती थी। सिर्फ उसकी सैंडल की टक टक के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता था। हम यहाँ से नहीं आए थे। यह पेट्रिशियन हिल का किनारा है। यह दीवार देखती हो? मैंने उसे हंगर वॉल दिखाई, जो पेड़ों के झुरमुट को काटती हुई एक पेडी की तरह समूची पहाड़ी को बांधे थी। बीच बीच में पत्थर गिर गए थे और खोखलों में घास के तिनके सिर निकाले हमें छू लेते थे। हंगर वॉल, कैसा अजीब नाम है। वह ठिठक गई और कुछ फासले पर दीवार के वॉच टावर को देखने लगी। नीले धुंध में वह लाइट हाउस सा दिखता था। धुर ऊपर पेट्रिशियन का टावर था, समूचे शहर पर लाल सितारे से टंगा हुआ। मुझे बियर नहीं पीनी चाहिए थी, उसने कहा। तुमने बहुत कम पी थी, मैंने कहा। हाँ, लेकिन दिन भर घूमने के बाद वह कम भी बहुत ज़्यादा है। उसने अपना सिर मेरे कंधों पर टिका दिया। तुम यहाँ पहले भी आए हो? उसने धीरे से पूछा। हाँ, पिछली गर्मियों में। उन दिनों यहाँ बहुत से लोग पिकनिक के लिए आते थे, मैंने कहा। तुम हमेशा गर्मियों की बातें करते हो। उसने अपना सिर उठा लिया। हम हंगर वॉल के साथ सट कर चल रहे थे। जब कभी हम किसी खुली जगह पर आ जाते, तब मीता हमारे साथ चलने लगता, किंतु उसे धैर्य नहीं था। हमारी धीमी चाल उसे उबा देती और वह एक वॉच टावर से दूसरे वॉच टावर तक भागता चला जाता। तुम बहुत देर के लिए बैठोगी? कहाँ? मैंने झाड़ियों की झुरमुट में एक बेंच की ओर इशारा किया। वह खाली थी। गर्मियों के दिनों में यहाँ प्रेमियों के जोड़े बैठे रहा करते हैं। झाड़ियों की ओट में? अब वे खाली थीं। वह सुस्ताने के लिए दीवार के सहारे खड़ी हो गई थी। कभी कभार दूब या लीपा के पेड़ से कोई पक्षी फड़फड़ाता हुआ उड़ता था। हवा में एक थरथराहट सी होती, फिर वह नीरव हो जाता। तब लगता जैसे कोई बोझिल सी गंध ऊपर उठी हो, एक उसास। और तब भ्रम होता मानो बर्फ के नीचे महीनों से दबी धरती ने करवट ली हो। कुछ देर बैठ जाओ, मैंने आग्रह किया। वह बहुत थकी सी लगती थी। नहीं, यहाँ नहीं, एक बार बैठूंगी तब लेटने को जी चाहेगा, उसने कहा। तुम्हारे पास सिगरेट है? मैंने लीपा की डिब्बी जेब से निकाल दी। उसने देखा। तुम्हें याद है पहले दिन तुमने यह सिगरेट दी थी? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लिंडन ट्री, मुझे याद है। वह पहला दिन था। अब वह बहुत दूर लगता है। मैं और मीता वेलेंस स्क्वायर में उसे ढूंढ रहे थे। वह सिगरेट ऑटोमेट के सामने खड़ी थी, धूप में। मैं बिल्कुल डर गई थी। कब? मैंने उसकी ओर देखा। पहले दिन, जब तुम अचानक मेरे पीछे आकर खड़े हो गए थे। तुम खो गई थी। मैं बिल्कुल घबरा सा गया था। सुनो, पहले दिन तुम मुझे काफ़ी खतरनाक से लगे थे। किस तरह खतरनाक? कैसे? तुम्हारा डफल कोट, उसने मेरे कोट की फिरकनियों को छूते हुए कहा। तुम्हारे बाल, मैं हंसने लगा। अगर तुम मुझे वियना की सड़क पर मिलते, तब मैं तुम्हें जिप्सी हुलिगन समझ लेती। यह सच है, उसने कहा। तो अब तो नहीं डरती? नहीं, अब मैं आदी हो गई हूँ। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद उसने मेरी ओर देखा। तुम मुझसे इतने छोटे हो कि कभी कभी मुझे अपने आप पर डर लगने लगता है। हवा और धुंध के बीच उसका सिर दीवार पर टिका था। कभी कभार मीता के कदमों की आहट सुनाई दे जाती थी। उसने पैकेट से सिगरेट निकाल कर मुंह में रख ली।
माचिस की तीली जलाकर मैं सिगरेट के पास ले गया। उसने सिगरेट जलाकर उसे फूंक मारकर बुझा दिया। मैं हंसने लगा। क्या बात है? उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। कुछ नहीं। तुम हंसे क्यों? मैंने विवशता में अपने कंधे सिकोड़ लिए। मुझे अब तुम्हें चूमना होगा, मैंने कहा। क्यों? उसने कौतूहल से मेरी ओर देखा। यहाँ यही प्रथा है। अगर कोई लड़की अपनी इच्छा से जलती हुई तीली बुझा दे तब उसका मतलब यही होता है। मेरा मतलब वह नहीं था, उसने हंसकर कहा। उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम बहुत अभ्यस्त जान पड़ते हो। फिर मैंने उसकी ओर देखा। उसने मुंह से सिगरेट निकाल ली। मैं उसके पास चला आया। मैं एकटक उसका चेहरा देखता रहा। चांदनी में वह पीला सा हो आया था। लिपस्टिक पर होठों की सिलवटें खिंचाई थी। पहली बार मुझे लगा पास से देखने पर चेहरा कितना बदल जाता है। धड़ से अलग एक भरे भरे बादल सा, बहुत ही निरीह, मानो हाथ लगाते ही वह हवा में घुल जाएगा। मैंने मुंह से होंठ छू कर उठा दिए। बस। उसने मेरी ओर देखा। वह एकटक मेरी ओर देखती रही। फिर उसने मेरे सिर को अपने पास खींच लिया। मैंने अपनी आंखें उसके बालों के भूरे गर्म अंधेरे में मूंद ली। उसकी देह की कंपन मेरी कोट को छीलती हुई नंगे बदन को टटोलने लगती थी। उसके हाथ की सिगरेट मेरी गर्दन पर सुलग रही थी। मैंने उसे उसकी उंगलियों से निकाल कर फेंक दिया। उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसके हाथ नीले पड़ गए थे। हम दोनों कुछ देर तक चुप सांस लेते रहे, हवा में, अंधेरे में। तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही? वह चुप थी। वह अजीब सी थरथराहट थी जो ठंडी देह पर गर्म पारे सी दौड़ जाती थी। मफलर ढीला पड़ गया था। मैंने उसे ठीक से तहाकर उसकी गर्दन और कानों तक लपेट दिया। वह अब भी दीवार से सटी खड़ी थी। जब उसने सिर उठाया, मेरी आंखें सहसा उन ठंडे पत्थरों पर ठिठक गईं जहां कुछ पहले उसका सिर टिका था। छोटे टेढ़े मेढ़े शब्द दीवार पर खुदे थे। तुमने नहीं देखा था? मैंने कौतूहल से उसे देखा। किसे देखा था? दीवार पर। वो तुम्हारे सिर के नीचे दबे थे। उसने सिर मोड़कर दीवार की ओर देखा। पिछली गर्मियों में जो लोग यहाँ आए थे वे दीवार पर अपनी स्मृति एक आध वाक्यों में अंकित कर गए थे। दीवार के गीले पत्थरों पर चांदनी में चमकते हुए निरीह से शब्द। रुदा केम हियर टू सी प्राग। चेक में लिखा था। मैंने अंग्रेजी में कह दिया। वह दीवार पर उन शब्दों को देखती रही। देखो, यहाँ कुछ लिखा है। उसने बच्चों की सी उत्सुकता में एक दूसरे पत्थर पर उंगली रख दी। मैं धीरे धीरे पढ़ने लगा। When I was in army, I came here with Ivana। नीचे नाम लिखा था। कॉरल और 5 साल पहले की डेट थी जिसके अंक मिट चले थे। कुछ देर तक हम पत्थरों में खुदे उन शब्दों को देखते रहे। फिर मेरी आंखें दीवार के बाएं कोने पर पड़ गईं। किसी ने मोटे अक्षरों में लिखा था, दीवार पर लिखना मना है, पास ही पिक्चर पोस्ट कार्ड मिल सकते हैं। मैंने सोचा रायना इसका तर्जुमा सुनकर हंस पड़ेगी। कहने के लिए उसकी ओर देखा, तब लगा जैसे उसकी आंखें भीगी हैं। वह एकटक उन्हीं शब्दों को देख रही थी जो उसके सिर तले दबे थे। रुदा केम हियर टू सी प्राग। मैंने कुछ नहीं कहा। हवा अचानक उठी। पास की झाड़ियां धीरे से खड़खड़ा उठी। मीता हमारे पास आकर खड़ा हो गया। हमें पता नहीं चल सका था वह राना की स्कर्ट पकड़े था। चांदनी में उसके लंबे भूरे बाल चमक रहे थे। क्या सोच रही हो? मुझे कुछ याद आ गया था। उसका स्वर बहुत निश्चल था, इतना शांत और नीरव कि सहसा मैं भयभीत सा हो आया। वे इसी तरह दीवारों पर लिखते थे। तुमने कभी कैंप देखे हैं? मेरा मतलब है जहाँ वे थे उनकी साइट। कैसे कैंप? लड़ाई के दिनों में वे हर जगह थे। मरने से पहले वे दीवारों पर लिखा करते थे। एक ठंडी सी झुरझुरी मेरी देह में दौड़ गई, हल्का सा कौतूहल भी। तुम कभी ऐसे आदमी से मिले हो? मेरा मतलब है जो वहाँ रहता था और मरा नहीं, मैंने पूछा। वह एक लंबे क्षण तक अपलक मुझे देखती रही। जाक वहीं था, शुरू के सालों में। बाद में उसे हमारी फैक्ट्री में भेज दिया गया था, उसने कहा। एक क्षण के लिए मैं कुछ नहीं बोल सका। उस नीरव चांदनी रात में यह सोचना भी असंभव लगा कि कहीं कैंप थे, वहाँ लोग रहते थे, उनके नाम हैं, वे जीवित हैं। एक बार मैं वहाँ गई थी। अब वे खाली हैं, सिर्फ दीवारों पर कुछ नाम लिखे हैं। तुम उन्हें देख सकते हो। तुमने मुझे कभी नहीं बताया। किस बारे में? इन सब के, जाग के। 2 दिन में तुम क्या सब कुछ जान सकते हो?
फिर कुछ देर बाद हंसकर उसने मेरी ओर देखा। यह अजीब है, उसने कहा। हम एक दूसरे के बारे में कितना कम जानते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं। मैंने भी नहीं। उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। इससे पहले मुझे यह ख्याल भी नहीं आया था। तुम्हें यह बुरा लगता है, इतना कम जानना? नहीं, उसने कहा। मुझे यह कम भी ज़्यादा लगता है। वह मीता के बालों से खेलने लगी थी। हम उतना ही जानते हैं जितना ठीक है। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं यह नहीं मानता, यह सच है। उसने कहा, तुम अभी नहीं मानोगे। पहले हम नहीं सोचते, बाद में इट इज़ जस्ट मिजरी। इसका स्वर भर्राया सा आया। मैंने उसकी ओर नहीं देखा। मिजरी, मुझे लगा जैसे यह शब्द मैंने पहली बार सुना है। तुम विश्वास करते हो? विश्वास किस पर? मैंने तनिक विस्मय से उसकी ओर देखा। वे सब चीज़ें जो नहीं हैं। मैं समझा नहीं। वह हंसने लगी। वे सब चीज़ें जो हैं, लेकिन जिनसे हमें आशा नहीं रखनी चाहिए। उसका स्वर इतना धीमा था कि मुझे लगा जैसे वह अपने आप से कुछ कह रही है। मैं वहाँ नहीं हूँ। धुंध उड़ रही थी। हवा से नंगी टहनियाँ बार बार सिहर उठती थी। कहीं दूर नदी पर बर्फ टूट जाती थी और बहते पानी का उनींदा सा सुर जाग उठता था। तुमने कभी उन्हें देखा है, कैंपों को? उसने अचानक मेरी ओर देखा। नहीं, सिर्फ फिल्मों में एक दो बार देखा था। फिल्मों में? बस ऐसा हंस पड़ी। धुंधे और पीली चांदनी में मुझे उसकी हंसी विचित्र सी लगी। वह उसके चेहरे और उसकी आंखों से बिल्कुल अलग थी। राना, हमें चलना चाहिए। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने झटके से उसे छुड़ा दिया। दे शो दैम ऑन द स्क्रीन। उसने हंसते हुए मेरी ओर देखा। उसका चेहरा मेरे सामने था, उम्र से लदा हुआ, सफ़ेद। मीता ने अपना सिर उसकी स्कर्ट से सटा लिया था। एक बीहड़ सी नीरवता में हम खड़े थे। तुम जानते हो, मैं कुछ नहीं जानता था। पहली बार मुझे अपने और उसके बीच अलंग सी दूरी लगी थी। एक गढ़े सा मौन, जिसे शब्दों से ढका नहीं जा सकता। वह हमेशा खुला रहता है, खाली। वह शायद उम्र का अंतर नहीं था। वह उसके अपने अतीत से जुड़ा था, जिसे मैं देख नहीं सकता था। कुछ घर होते हैं जिनके भीतर आकर भी लगता है हम बाहर खड़े हैं। दरवाजे का खुला रहना कोई भी मानी नहीं रखता। क्या सोच रहे हो? उसने हल्के से मेरे कंधे को छुआ। कुछ नहीं, हमें देर हो रही है। मैंने उसकी ओर देखा। वह अब शांत थी। तुमने बुरा मान लिया? हाँ, मैंने हंसने लगा। मुझे याद आया उसका शब्द मिजरी। वह सामने थी और हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। इधर देखो, उसने कहा। मेरी आंखें उस पर उठ गईं। वह मुस्कुरा रही थी। अब तुम मुझसे डरते हो? मैंने उसका हाथ अपनी जेब में डाल दिया। दूसरा हाथ मीता ने पकड़ रखा था। जाने से पहले मेरी निगाह अनायास उस भीगी दीवार पर पड़ गई जिससे सटकर हम खड़े रहते थे। बुझती हुई चांदनी के कोमल आलोक में अब भी वे शब्द चमक रहे थे। हम तीनों चुपचाप नीचे उतरने लगे। मुझे तब लगा था जैसे हम एक ऊंचाई को छूकर नीचे उतर रहे हैं। अब वह नहीं थी, लेकिन उसकी चकराहट बाकी थी। पगडंडी के अगले मोड़ पर पहुंचकर पहाड़ी खुल गई थी और तब सहसा समूचा प्राग हमारे पैरों के नीचे चला आया था। हजारों रोशनियों में झिलमिलाता हुआ वल्तावा के पुल धुंध और चांदनी में घुल रहे थे। सेंट निकोलस का हरा गुंबद बीच में एक जगमगाता द्वीप सा जान पड़ता था। दूर परे फैली थी बर्फ से ढकी प्राग की सफ़ेद ऊंची नीची छतें। इन्हीं छतों में किसी छत के नीचे मारिया सो रही होगी। मैंने सोचा टीटी किसी पब में बैठा होगा और फ्रांस। उस क्षण यह सोचना भी असंभव लगा कि यह वही शहर है जिसे वह छोड़ रहा है। क्या देख रहे हो? यह उसका स्वर था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हम दोनों चुपचाप ट्राम स्टैंड की ओर उतरने लगे। होटल तक पहुंचते हुए बादल घिराए थे। मीता ट्राम में सोने लगा था। वेंसलैंड स्क्वायर के बीच उतरते समय हमें कई बार उसे जगाना पड़ा था। उसने मफलर उतार कर मुझे दे दिया। हम होटल के पोर्च में खड़े हो गए थे। तुम अब सीधे हॉस्टल जाओगे? उसने पूछा। हम कुछ पी सकते हैं, मैंने कहा। मैं सोऊंगी, उसने कहा। तुम कुछ खाओगी नहीं? ऊपर बहुत सा सामान रखा है, मैं कल आऊँगा, मैंने कहा। कल सुबह नहीं, मैं देर तक सोती रहूँगी। मीता ने जम्हाई ली। वह ऊब रहा था। मैंने उससे हाथ मिलाया। उसने अधमुदी आंखों से मुझे देखा, फिर आयना का हाथ पकड़ लिया। अच्छा, उसने कहा। हम कुछ पी सकते हैं, मैंने दोबारा कहा।
तुम कल भी यही कह रहे थे। उसने हंसते हुए मेरी ओर देखा। तुम फिर मुझे ढूंढोगी? मैंने कहा, आज नहीं, आज मैं सोऊंगी। फिर कुछ देर बाद ठहर कर कहा, अगर नींद नहीं आई तब मैं फ़ोन करूंगी। एक टूरिस्ट बस होटल के सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ लोग बाहर निकले, सब धुत थे। एक दूसरे के गले में हाथ डालकर वे लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। औरतें हंस रही थीं। अच्छा, मैं चलती हूँ, तुम कल शाम आओगे? इससे पहले कि मैं कुछ कहता, भीड़ से बचने के लिए वह हड़बड़ाहट में होटल के दरवाजे की ओर मुड़ गई। इतने लोग के बीच हम अलग हो गए। उसने एक बार मेरी ओर देखा और फिर दरवाज़ा बंद हो गया। आधे खुले दरवाजे की रोशनी में मैंने उसकी पीली जैकेट की ओर देखा। उसके भूरे बाल स्कार्फ से निकलकर कंधों पर गिर गए। इतने लोगों के बीच मुझे उसका सिर पराया सा लगा। मुझे लगा अब उसके चेहरे को सब देख सकते हैं। कुछ घड़ियों पहले वे मेरे थे। उसके बाल, पीला तिकोना चेहरा, जैकेट में उसकी देह की गंध। लेकिन उस क्षण होटल के तीखे आलोक में, इतने लोगों के बीच, वे सहसा दूसरों के बन गए थे। उसमें मेरा कहीं भी कुछ भी साझा न था। उस रात मैं सीधा हॉस्टल नहीं जा सका। नेशनल म्यूजियम के दाईं ओर युगोस्लाव स्ट्रीट पर हमारा एक पुराना पब था। वह बेसमेंट में था और देर रात तक खुला रहता था। मारिया को वह बहुत पसंद था, क्योंकि वहाँ अक्सर लोग कोनों में बैठकर शतरंज खेलते थे और वह देर तक उन्हें देखती रहती थी। उसे हम मारिया का हॉन्ट कहते थे। वह जब कभी अपने हॉस्टल से ऊब जाती, यहाँ आकर बैठ जाती थी। उस रात वह दिखाई न दी। हालांकि शतरंज जारी थी। मैंने बियर का बड़ा पूरा मग मंगवाया और पीने लगा। मेरा गला सूख रहा था। बेसमेंट में की खिड़की से ऊपर वाली छत दिखाई देती थी। मुझे लगा अब वहाँ चांदनी नहीं है, वहाँ सिर्फ लैम्प पोस्ट के दायरों में चलते हुए लोगों की छायाएं दिखाई दे जाती थी। यह बहुत कम होता है और होने पर चमत्कार सा लगता है। मैंने सोचा, यह बहुत कम होता है कि तुम्हारा हाथ अचानक ऐसी चीज़ पर पड़ जाए जो कुछ देर पहले चीज़ नहीं थी, जो कुछ देर पहले कुछ भी नहीं थी, और अब अचानक वह मेरी समूची देह में फड़फड़ा रही थी। वह घटना असाधारण नहीं थी। वह घटना भी नहीं थी जिस पर उंगली रखकर मैं कह सकूं, यह शुरुआत है, यह अंत है। वह सिर्फ होने का सुख था, जबकि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। हम सिर्फ दिन भर साथ रहे थे और हमने सोचा कुछ भी नहीं था। यह कुछ ऐसा ही अप्रत्याशित था, जैसे कोई व्यक्ति ऑडिटोरियम से उठकर स्टेज पर चला जाए, कुछ ऐसा कहने लगे जिसकी जगह स्क्रिप्ट में नहीं है, किंतु जो किसी को अखरता नहीं, क्योंकि वह अनिवार्य है और उसे टाला नहीं जा सकता। तुम उसे टाल नहीं सकते। आपने कुछ कहा? बारमैन ने विस्मय से मेरी ओर देखा। क्या मैंने कुछ कहा था? मैंने उसकी ओर देखा। वह कुछ नहीं समझा और मुस्कुराने लगा। उसने सोचा मैं बहुत आगे जा चुका हूँ, वह अब मुझे दूसरी बियर नहीं देगा। मैंने सोचा, लेकिन मैं बैठा रहा और अपने साथ वाली मेज पर शतरंज के खिलाड़ियों को देखने लगा। उन्हें मेरे प्रति कोई जिज्ञासा नहीं थी। मैं फिर पीने लगा। मैं नहीं चाहता था कि जो कुछ आज हुआ है उसे वापस लौट जाने दूं। बहुत पहले बचपन में जब मैंने पहली बार समुद्र देखा था तो मैं सोचता था कि कभी ऐसा होगा कि लहराएगी और वापस नहीं जाएगी। मैं रोज़ वहाँ सिर्फ इसलिए जाता था कि कभी अवश्य ऐसा होगा। मैं ऐसे मौके पर वहाँ रहना चाहता था। मैं सोचता था मैं उसे पकड़ सकूँगा, मैं उसे हमेशा ही अपनी तरफ मोड़ दूँगा, अपने पास रखूँगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वह हमेशा ही मुड़ जाती थी और जब कुछ देर बाद दूसरी लहराती थी तब मैं समझ लेता था कि यह वह नहीं है जो पहले आई थी। यह वह नहीं है जिसे मैंने खो दिया है। संभव है मैं उसे खोऊंगा नहीं। इतनी उम्र में किसी चीज़ को खोना उतना ही मुश्किल है जितना किसी चीज़ को बचा रखना। मैं बचाना कुछ भी नहीं चाहता था। बचकर जो स्मृति रह जाती है, मुझे उसमें कोई उत्साह नहीं था। एक उम्र के बाद तुम जमा नहीं कर सकते, तुम खोना भी नहीं चाहते। उस रात मेरे पास कोई ऐसी बनी बनाई चीज़ नहीं थी जिसे मैं बचा सकूं या खोने से रोक सकूं। यह क्या मिस्री है? मेरा मतलब है, किसी दिन सहसा यह जान लेना कि तुम बनी बनाई चीज़ों के घेरे से बाहर आ सके हो। एक आतंक और असीम सा खुलापन। सुनो, क्या तुम विश्वास करते हो? मैं उठकर काउंटर के सामने चला आया। देखिए, क्या आप मुझे एक बियर और दे सकते हैं? मैंने एक खाली मग काउंटर पर रख दिया। हम बंद कर रहे हैं। बारमैन ने सशंकित दृष्टि से मेरी ओर देखा।
मैं जानता था वह यही कहेगा। मैंने बहस नहीं की। मुझे हमेशा बारमैन से बहस करने में बुरा लगता है। वह कुछ हास्यास्पद भी है। तुम चाहो भी तो किसी दूसरे आदमी को विश्वास नहीं दिला सकते कि तुमने ज़्यादा नहीं पी। वह कभी विश्वास नहीं करेगा। मैं बाहर चला आया। उस रात सौभाग्यवश मुझे सेंट पीटर को नहीं जागना पड़ा। वह दरवाज़ा खोलकर बाहर खड़ा था। मुझे तनिक आश्चर्य हुआ कि भीतर कोई बत्ती नहीं जली। सीढ़ियों पर अंधेरा था। सिर्फ उसके छोटे से केबिन में एक लालटेन जल रही थी। वह दरवाजे पर खड़ा ऊबी निगाहों से बाहर सड़क की ओर देख रहा था। तुम आ गए? उसने मेरी ओर छिपछिपाती आंखों से देखा। आज अंधेरा कैसा है? मैंने तुमसे क्या कहा था? आज तुम अकेले नहीं सो सकोगे। सब हीटर और बत्तियां बंद हैं। किसी ने मुझे फ़ोन किया था। नहीं, आज नहीं। लेकिन कल रात तुम कहाँ थे? कोई लड़की तुमसे बात करना चाहती थी। वह तो कहो मुझे जर्मन आती है, नहीं तो उसे कुछ पता नहीं चलता। मुझे मालूम है। मैं भीतर जाने लगा। सुनो, तुम्हारी एक चिट्ठी है। वह अपने केबिन के पास आया। वहाँ दरवाजे के शीशे पर लोग अपनी स्लिप छोड़ जाते थे। वहीं से उसने एक कागज़ का पुर्जा उतार कर मुझे दे दिया। ऊपर मेरा नाम लिखा था। मैं लिखावट देखकर पहचान गया। वह खुद आई थी? नहीं, तुम्हारा बर्मी दोस्त दे गया था। लालटेन के पीले आलोक में मैंने कागज़ खोला। बहुत ही जल्दी में लिखा हुआ एक नोट था। मैं कल दिन भर घर में रहूंगी, मारिया। उस रात छोटे से नोट को देखकर मुझे अपने पर हल्की सी ग्लानि हुई। लगा जैसे किसी ने मेरी बाँह खींचकर दोबारा उस जगह खींच लिया हो जिसे मैं भूलने लगा था। मेरे भीतर एक विचित्र सी आकांक्षा हुई मारिया को उसी समय देखने की। फिर सोचा उसका कोई फ़ायदा नहीं, मैं कल जाऊंगा। मैंने सोचा इस समय वह सो रही होगी। मुझे यह भी निश्चय नहीं था कि वह अपने अपार्टमेंट में होगी या फ्रांस के कमरे में। क्या कोई बुरी खबर है? सेंट पीटर ने झुककर मेरी ओर देखा। कुछ भी नहीं, मैंने हंसते हुए पूजा फाड़ दिया। तुम कुछ बियर पियोगे? मेरे पास 2 बोतलें रखी हैं। सेंट पीटर ने आशापूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा। मैं पीकर आ रहा हूँ, मैंने कहा। कमरा बिल्कुल ठंडा होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुम यहाँ कुछ देर बैठ सकते हो। मैंने आग जला रखी है। मेरे कमरे में स्लीबोविथ से रखी है। गर्मी के लिए वह काफ़ी है। मैंने हंसकर उसकी ओर देखा। तुम चाहो तो वहाँ आ सकते हो। मैं यहाँ फंसा हूँ। खैर, परसों क्रिसमस ईव है। उस रात संग पियेंगे, उसने हंसते हुए कहा। तुम्हारे टूरिस्ट कब तक रहेंगे? मालूम नहीं। क्यों? अगर क्रिसमस से पहले वे सब घर लौट जाते हैं। सुनो, वह लड़की जिसने तुम्हें फ़ोन किया था, वह भी उनमें से है? उसने उत्सुकता से मेरी ओर देखा। हाँ मिस्टर पीटर, हमने हाथ मिलाया। तुम चाहो तो लालटेन ले आ सकते हो। नहीं धन्यवाद, मेरे पास माचिस है। मैं धीरे सीढ़ियों पर रास्ता टटोलता हुआ चढ़ने लगा। कॉरिडोर में अंधेरा था। कुछ अरब विद्यार्थी किचन के सामने खड़े थे। उन्होंने रसोई की अंगीठी में छोटी सी आरामदेह आग जला रखी थी और वे उसके इर्द गिर्द खड़े हुए अपने हाथ ताप रहे थे। हवा में गीले मोजों और ओवरकोटों की गंध ठहर गई थी। दूसरे छोर पर कोई ऊंची स्पीड पर ट्रांजिस्टर बजा रहा था। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे मन में एक छिपी सी आशा थी कि शायद टीटी भीतर लेटा होगा। मेरे कमरे की एक चाबी उसके पास रहती थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दोनों बिस्तर खाली पड़े थे। सिर्फ पीली सी चांदनी में कोहरे में ढके खिड़की के शीशे चमक रहे थे। भीतर बहुत सर्दी थी। देर तक मैं कांपता रहा। पुरानी लकड़ियाँ फायरप्लेस पर रखी थी। इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन्हें जला सकूं। संभव है आधी रात के समय हीटर जलने लगेगा। मैंने अपने को आश्वासन दिया। ऐसा अक्सर होता था। कोट उतार कर मैंने कुर्सी पर रख दिया, फिर जूते उतारे और बिस्तर पर लेट गया। मेज़ पर कुछ चमक रहा था। मैं उठा और पास आया। उसे छूने से पहले कुछ बेचैनी सी हुई। वह बेचैनी हास्यास्पद थी, जो प्रायः पीने के बाद घिराती है। वह कुछ ऐसी ही है जैसे कमरे में कोई मर गया हो और सांस ले रहा हो। आदमी अपने डर से खेलने लगता है, होता कुछ भी नहीं। मुझे उत्सुकता हुई और मैं मेज़ के पास चला आया। मैंने उसे हाथ लगाकर छुआ। हल्की निराशा हुई। वह स्लीबोवित्ज़े की बोतल थी, जिसका कांच चांदनी में चमक रहा था। मैं उसे जल्दी में मेज पर छोड़कर भूल गया था। मैंने ग्लास में पानी भरा और थोड़ी सी स्लीप चाय के खाली प्याले में डाल दी। मैं देर तक टीटी की प्रतीक्षा करता रहा। वो अपने कमरे में होगा, मैंने सोचा, किंतु मुझसे तीसरी मंजिल पर जाने का उत्साह नहीं था। उसे काफ़ी बुरा लगेगा जब वह कल सुबह खाली बोतल देखेगा। जो उसका दुर्भाग्य है, मैंने सोचा और पीने लगा। उस रात मुझे देर तक नींद नहीं आ सकी। कुछ लोग अकेले में नहीं पी सकते। मुझे बुरा नहीं लगता अगर
कमरे में अंधेरा हो, तब मुझे कोई नहीं देखता और तुम्हें यह नहीं लगेगा कि तुम अकेले हो। किंतु उस रात कमरे में चांदनी देर तक जमी रही। वह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी ज़रूर थी कि तंग कर सके। उससे लगता रहा जैसे तुम अपने कमरे में हो और ज़्यादा अकेले नहीं हो। तब मुझे लगा कि मैं काँप नहीं रहा। मैंने अपनी कमीज़, पैंट और मोज़े उतार दिए। मुझे अपनी बहन की चिट्ठी पढ़ने की इच्छा हुई। फिर याद आया बत्ती नहीं है। मैंने उसे मेज़ पर रहने दिया। मुझे हल्की सी खुशी हुई कि उस रात मैं उसे नहीं पढ़ूंगा। मैं बाहर देखने लगा। खिड़की के बाहर प्राग का आकाश था। दूर दूर खुली हवा में पुराने गिरजों की बुर्जियां खड़ी थी, धुंध में मकड़ी के जालों से टंगी हुई। मैं दोबारा बिस्तर पर जाकर लेट गया। स्लीबोवित्से की बोतल मेज से उठाकर पलंग के नीचे खिसका दी। मुझे लगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कमरा अब भी ठंडा था, लेकिन अब मुझ में गर्मी थी और मैं कांप नहीं रहा था। बहुत शुक्रिया। इस उपन्यास का यह अंक यहीं समाप्त होता है। हम अगला अंक जल्दी ही लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको आप शेयर कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।